हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ। हम लोग आज अभी तक चल रहे हैं नदी तंत्र में। नदी तंत्र में हम आपको दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं। पहला टॉपिक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ाया आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज जो हम अगले टॉपिक में चलेंगे, जो फिर क्लास में हमारा तीसरा टॉपिक होगा, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र। लेकिन हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले ये बात जानेंगे कि गंगा नदी का नाम कहाँ पर गंगा पड़ता है। लोग ये इस बात में ही कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, कोई कहता है गंगा का नाम कहाँ पड़ा है। तो ये वाला जो बात है, पहले इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम पहले आपको ये समझाने के लिए बना रहे हैं कि जिससे आपको ये पता लगे कि गंगा नदी कहाँ एक्चुअल नाम कहाँ पड़ता है। देखिए, उत्तराखंड में हमारे दो ग्लेशियर हैं। पहले का नाम तो है हमारा गंगोत्री, जिसे आप बोलते हो गंगोत्री। ये उत्तरकाशी जिले, उत्तरकाशी में है। और दूसरा ग्लेशियर है हमारा जिसका नाम है सतोपत। क्या नाम है? सतोपत। अब इस उत्तरकाशी से तो निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, क्योंकि आप जानते हैं भगीरथ ने इसके लिए तपस्या की थी, भागीरथी। और दूसरा, इस सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां ज्वाइंट होती हैं यहाँ पर। एक का नाम है विष्णु गंगा या विश्व गंगा भी बोल देते हैं, और दूसरी का नाम है धौली गंगा। ये दो धाराएं निकलकर विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। जगह का नाम है विष्णु प्रयाग में मिलती है, और ये थोड़ा सा आगे चलती है। तो जब इस दोनों धाराएं मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? ये अलकनंदा का निर्माण करती है। अभी तक आपने देखा मैंने कहीं भी गंगा नदी का नाम लिया नहीं लिया ना। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं अलकनंदा के बाद विष्णु प्रयाग से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये आ जाती है कर्ण प्रयाग में। जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, क्या नाम है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से जैसे ये थोड़ा सा आगे चलती है तो इसमें ना हमारी दो सहायक नदियां मिल जाती हैं। एक तो मिल जाती है पिंडारी, कर्ण प्रयाग से पहले यहाँ पर आगे मिल जाती है सहायक नदी का नाम है पिंडारी। पिंडारी सहायक नदी है जो मिल जाती है। कर्ण प्रयाग के बाद फिर ये दूसरी जगह आती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी, ये सहायक नदियां हैं। और रुद्रप्रयाग से फिर आगे ये जाती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। देवप्रयाग में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर ये तो अलकनंदा आ रही थी, ये भागीरथी आ रही थी। जब ये दोनों नदियां मिलकर यहाँ से आगे चलती हैं और जब ये पहुंच जाती है हरिद्वार। कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार में कहते हैं हम इसको गंगा। इससे पहले कहीं भी इसका नाम गंगा नहीं है। और एक बात और बता दूं, जब भागीरथी आती है तो इसका पानी थोड़ा ग्रे कलर का होता है, और जो अलकनंदा ऊपर से आती है इसका पानी थोड़ा ब्लू होता है, पूरा ब्लू कंच। जब ये दोनों देवप्रयाग में इस तरह से मिलती हैं, बहुत से लोग इन यहाँ पर एक वो बनी हुई है, नहाने के लिए स्थान बना हुआ है जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। पैड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर नहाते हैं। ठीक है, तो ये हरिद्वार में, लेकिन इसको गंगा कहते हैं। देवप्रयाग में दोनों नदियों का जब समागम होता है, सम्मिलित होती है, तब ये यहाँ पर देवप्रयाग में होती है और अलग दिखाई देता है दोनों का पानी। फिर उसके बाद जब आगे आकर ये हरिद्वार में आती है
तब इसको हम कहते हैं गंगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि गंगा नाम इसका हरिद्वार में पड़ा है। ऊपर तो इन्हें दो नदियों के नाम से जानते थे, पहली भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। अलकनंदा आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदियों के मिलने से बनी है अलकनंदा। अलकनंदा विष्णु प्रयाग से आगे चलती है तब पड़ जाता है। फिर इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम पिंडारी है, कर्ण प्रयाग से पहले मिलती है, फिर कर्ण प्रयाग प्लेस पड़ता है। उससे आगे जब अलकनंदा चलती है तो इसमें एक मंदाकिनी नदी जो इसकी सहायक नदी है वो मिलती है, और मंदाकिनी के बाद रुद्रप्रयाग से होते हुए देवप्रयाग पहुंच जाती है। और देवप्रयाग से आगे जब ये दोनों नदियां मिलकर हरिद्वार पहुंचती है तो हम इसको कहते हैं गंगा। अगर आपने ये समझ में आ गया हो तो आप इसे अलग से बना सकते हैं, वरना फिर मैं आपको गंगा का पूरा डायग्राम बनाऊंगा। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसका आगे पूरा डायग्राम भारत में कैसे गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा कहाँ कहाँ होते हुए जाती है तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए, या इसको आप उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए अब आ जाते हैं हम गंगा के बारे में कि गंगा कहाँ से पड़ा, इसका नाम कहाँ पड़ेगा, पड़ गया ये तो आपको समझ में आ गया। अब कभी मत कहना कि गंगोत्री से गंगा निकली है, गंगोत्री से भागीरथी निकली है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर दोनों गंगा का निर्माण हरिद्वार में करते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम उत्तर भारत का नक्शा केवल बना लेते हैं। केवल उत्तर भारत बना लीजिए। देखिए ये वाला हिस्सा जो हम बनाते हैं वो पीओके बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से गंगा निकलेगी और गंगा में हम ग्रीन और रेड और ब्लैक पेन तीनों का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं ये भागीरथी, ये अलकनंदा, हरिद्वार में दोनों मिलकर बन गई गंगा। दोनों क्या मिलकर बन गई गंगा। और यहाँ से पीछे से एक नदी निकली जो इलाहाबाद में जाकर मिल गई यमुनोत्री से, जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। अब हम इसके बाएं तट की और दाएं तट की दोनों नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम दाएं तट की नदियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मालवा के पठार से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। मालवा के पठार से करीब 25 नदियां निकलती हैं। देखिए कौन कौन सी निकलती है। सबसे पहली नदी है तो ये गंगा की, लेकिन ये गिरती यमुना में। पहली नदी का नाम है जिसका नाम है चंबल, दूसरी का नाम है सिंध, तीसरी का नाम है बेतवा और चौथी का नाम है केन। और यहां से निकलकर एक नदी जाकर गंगा में मिल जाती है जिसका नाम है टॉन्स। जिसका नाम क्या है? टॉन्स। ठीक है, टॉन्स नदी नाम है। ये सब यमुना में मिलती है। फिर यहाँ अमरकंटक से इसकी सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, क्योंकि सोन और गंगा नदी के संगम पर ही बसा है पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र बसा। ये सब यमुना इन सब नदियों का पानी लेकर गंगा में चली जाती है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही। कौन सी है? यमुना है। अब देखिए ऊपर से हम अगर आपको बनाते हैं इधर बाएं तरफ से आगे मिलने वाली रामगंगा, 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 फिर आते हैं गोमती,
फिर आते हैं घाघरा, गंडक, फिर वो नेपाल से होती हुई आ रही है कोसी, जो भागलपुर में आके मिल जाती है कोसी, और यहाँ दार्जिलिंग से निकल कर आती है जिसका नाम है महानंदा, महानंदा नदी। और इस गंगा से एक धारा निकल आती है नीचे, जिसका नाम आप जानते हैं हुगली। क्या जानते हैं? हुगली एक धारा निकल आती है। और बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं हम पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना गंगा नदी तंत्र हमने ये बनाया। आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो हम दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी निकली अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर ये जा रही है। फिर इसके बाद यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये जाकर टोंस सीधी गंगा मिल जाती है। उधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदियां गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं। गंगा में से एक धारा बंगाल में निकल जाती है जिसका नाम है हुगली, और बांग्लादेश में गंगा को हम कहते हैं पद्मा। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं गंगा की। तो आप लिखेंगे गंगा नदी तंत्र, चैप्टर का नाम है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र लिखेंगे इसके बारे में। यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नदी तंत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, यह भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी का है, यहाँ नदी का है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा को कहा जाता है। गंगा को कहा जाता है। देखिए, क्यों कहते हैं इसे मेरुदंड? क्योंकि आप जानते हैं, अगर बैकबोन इसलिए कहते हैं, अगर कृषि हम करेंगे तो हमें जल की आवश्यकता है। बिना जल के तो हम खेती कर नहीं सकते। तो हमें जो कृषि करनी है तो हमें गंगा नदी का जब पानी प्राप्त होता है तो उत्तर भारत में गन्ना, धान, आपका गेहूं, सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। और ये हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि अगर नहीं होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी? गिर जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था का बैकबोन, जैसे एक इंसान की बॉडी का रीढ़ की हड्डी एक बैकबोन होती है, यानी मेरुदंड होती है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। फिर गंगा नदी नहीं रह जाए। गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है। दो देशों से होकर बहती है। पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप जानते ही हैं इसको क्या कहते हैं? पद्मा।
गंगा को पद्मा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे हम। गंगा नदी का निर्माण, आप लोग ऊपर वाला लिख लिया होगा, गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर हुआ है। गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर हुआ है। कौन कौन सी है? नंबर 1 आप जानते हैं भागीरथी, और दूसरी का नाम है अलकनंदा। फिर लिखेंगे अलकनंदा नदी का निर्माण अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर हुआ है। जैसे पहली है, एक है धौली गंगा और दूसरी को या तो हम कह देते हैं विश्व गंगा या कहीं कहीं मिल जाता है विष्णु गंगा। ठीक है, अलकनंदा नदी का भी निर्माण हो गया। फिर आगे चलते हैं नई लाइन से। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 अगर हम बात करते हैं नंबर 3 तो बिहार, नंबर 4 झारखंड और नंबर 5 अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है पश्चिम बंगाल। अब अगला क्वेश्चन आता है कि गंगा किस राज्य में सबसे ज्यादा और किस में सबसे कम बहती है? तो आप लिखेंगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में फैली है, जबकि झारखंड में इसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा
दो धाराओं में बट जाती है। पहली भागीरथी, क्योंकि पंजाब में गंगा को कहते हैं भागीरथी, और दूसरी हो जाती है हमारी, हमने बताया था इसमें से एक धारा निकलती है जिसका नाम है हुगली। तो दो धाराओं में ये पश्चिम बंगाल में गंगा यहाँ पर बढ़ जाती है। अब आप एक बात जानते हैं कि बांग्लादेश में जब यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर आती है और इससे मिल जाती है तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कल मैंने ब्रह्मपुत्र नदी में ये बताया भी था कि ये अपना मुंह जो है मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना या बराक नदी के नाम से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अपना मुंह क्या करती है, जोड़ती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नाम के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं और वृक्ष पाने की वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा हम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं इसको कर दे रहा हूँ, क्या लिखा होता है, चलिए आगे। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। फिर लिखेंगे सुंदरवन डेल्टा का, आगे लिखेंगे सुंदरवन डेल्टा का विस्तार, सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली से लेकर मेघना तक हुआ है। मेघना मैंने बताई है, मणिपुर से मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये मेघना या बराक नदी जो मणिपुर से निकल कर आती है। सुंदरवन डेल्टा को मैंग्रोव वनों का डेल्टा कहा जाता है। अब मैंग्रोव वन कैसे होते हैं, देखिए क्या होता है, ये पानी में डूबे हुए होते हैं, खारे पानी में। इनकी लकड़ी बहुत ज्यादा कठोर होती है। ये कहते हैं कि कुल्हाड़ी टूट जाती है लेकिन पेड़ नहीं कटते। जैसे मैंग्रोव वन कैसे होते हैं, जैसे ये इस तरह से धरती में जा रहे होते हैं मैंग्रोव वन के पेड़ और पानी में डिप होते हैं, तो इनकी जड़ें इस तरह से डिप होकर ऊपर को निकल आती है जैसे खोबेट है। अगर ये जड़ें अगर इन्हें काटने के लिए जाए भी इंसान तो अगर ये पैर में लग जाए तो पैर को पूरा फाड़ती है। इसलिए मैंग्रोव वन की लकड़ी जो है एक तो खारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्र का पानी होता है, खारा पानी होता है, इसलिए मैंग्रोव वन की लकड़ी जो होती है बहुत ज्यादा खारी होती है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैंग्रोव वनस्पति
मैंग्रोव वनस्पति, वनस्पति खारी होती है, खारी होती है या सोल्टेड कह देते हैं, खारी होती है। यह समुद्र के पानी में, यह समुद्र के पानी में डूबी रहती है। जब समुद्र के पानी में डूबेगी तो इसकी छाल और ये पूरी वनस्पति क्या हो जाएगी, नमकीन हो जाएगी, यानी खारी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से, यहाँ पर मुख्य रूप से, यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसूरीना, कैसूरीना, सुंदरी, वृक्ष यानी पेड़ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इनकी छाल समुद्र में डूबने के कारण इनकी छाल नमकीन होती है, नमकीन होती है। क्या होती है, नमकीन होती है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, भारत में बंगाल टाइगर, भारत में, भारत में बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर इन्हीं वनों में, इन्हीं वनों में पाया जाता है। आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है और उसके गले पर और पूरे शरीर पर ब्लैक ब्लैक धारियां बनी होती है, वाइट होता है बंगाल टाइगर जिसे हम बोलते हैं। फिर लिखेंगे, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र नंबर 1 गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात में। नंबर 2, नंबर 1 है, सॉरी, नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, सॉरी, नंबर 2 गुजरात और नंबर 3 है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है वहां पर पाया जाता है। तो नंबर 1 पर ये पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। अब हम गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी, गंगा नदी तंत्र की, ऐसे लिखेंगे, इसकी सहायक नदी, सहायक नदियां दो भागों में, दो भागों में बटी हैं, बटी हैं। पहली, जैसे हम कहते हैं दाया, दाया, और दूसरी बाया, दाएं भाग की और बाएं भाग की। अब हम पहले दाया शुरू कर देते हैं। तो आप लिखेंगे, गंगा की दाएं तट पर, दाएं तट पर
आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आप लिखेंगे यमुना। इसमें लिखेंगे यमुना एकमात्र हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है और यह सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर इसके बाद चलेंगे नई लाइन से। अगली है चंबल सिंध बेतवा। चंबल सिंध बेतवा केन। गंगा की सहायक नदियां हैं पर यह अपना जल यमुना में गिराती हैं। और यमुना इनका वह अपना जल इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा में मिलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद है टोन्स व सोन। अगली नदी है हमारी टोन्स व सोन। ये दोनों नदियां अपना जल सीधे गंगा में गिराती हैं। नेक्स्ट चलेंगे फिर बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। बाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है देखेंगे। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और छठी है महानंदा। ये 6 नदियां गंगा में बाएं तट से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें लिखेंगे गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम
या नारायणी, शालिग्राम या नारायणी, नारायणी कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी गंगा की अंतिम व सबसे पूर्वी सहायक नदी है, सहायक नदी है। इसका उद्गम दार्जिलिंग से हुआ है, ये बच्चों हमारा आज गंगा नदी तंत्र समाप्त हो गया। आपको अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, वैसे हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आए। नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इसे हर एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप IAS दें, PCS दें, बैंक दें, SSC दें, पुलिस दें। क्योंकि बच्चों को मेरे पास सवाल आता है, क्वेश्चन आते हैं कि सर ये किस लेवल तक के लिए है, तो ये सभी लेवल के लिए है, चाहे आप SSC दे, कोई से भी एग्ज़ाम दीजिए, TGT दे दीजिए, PGT दे दीजिए, जो भी एग्ज़ाम देना है आप दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद।